वन पीस का एक और नया एपिसोड आ गया, एपिसोड नंबर 1135। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें गोवा किंगडम के माउंट क्लूवो का 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां लूफी एक बहुत बड़े पत्थर को गम जाइंट एक्स मूव से टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके पीछे ही एक बाघ और एक मगरमच्छ उसे डरकर देख रहे होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लूफी ने पहले ही इन दोनों को ढो डाला है। लूफी उन दोनों से कहता भी है, क्यों है ना ये बिल्कुल कमाल का, इस मूव से तो मैं किसी को भी ढूंढ चढ़ा सकता हूँ, यहाँ तक कि एस भी मेरे सामने अब ठीक नहीं पाएगा। पुमा भी उसे छुप कर देख रहा होता है। तभी उसे ड्रैगन की एक बात याद आती है, जब उसने ड्रैगन से कहा था तुम हमेशा ही इस कंट्री की ओर देखते रहते हो, वो भी एक पार्टिकुलर लड़के को, क्या बात है। तब ड्रैगन कहता है तुम तो मुझे मार ही डालोगे अपने ऐसे ऐसे सवालों से। तुम्हें तो पता ही होगा कि माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बच्चे ही होते हैं। जो सुनने के बाद तो कुमा भी हैरान हो जाता है और उसे माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर फिर से सीन शिफ्ट होकर लूफी पर आता है, जो कि अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर ही रहा होता है। उसके मूव्स को देखकर वो दोनों जानवर इतनी ज्यादा डरे हुए थे कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। लूफी उन दोनों से कहता भी है कि मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते एक दिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और अपने क्रू को इकट्ठा करके समुद्र की सैर पर निकलूंगा, और अगर किसी दिन मेरे क्रूमेट को किसी ने किडनैप कर लिया तब मैं उसे अपने इस मूव से बचा लूंगा। उन दोनों जानवरों की इतनी फटी हुई थी कि जिन्हें देखकर लूफी भी कहता है तुम घबराओ मत, वैसे भी मैं कमजोरों को अपना नाश्ता नहीं बनाता। उसी बीच कुमा का स्नेल बजने लगता है और इधर लूफी को भी एहसास हो जाता है कि कोई तो वहाँ है जिसका प्रेजेंस उसे बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। वो उसे इधर उधर ढूंढता भी है पर उसे कहीं कोई नहीं मिलता। लास्ट में उसे लगता है कि ये शायद माउंटेन बीच की प्रेजेंस होगी, तो वो उससे भिड़ने आगे बढ़ जाता है और पूरे केप को ही चूर चूर कर देता है। इधर हम कुमा को देखते हैं, जिसे ऑर्डर मिलता है कि पायरेट्स ने मर्चेंट के शिप पर हमला कर दिया है, तो उसे मर्चेंट्स को बचाना है और सारे पायरेट्स को मार गिराना है। जिसके बाद वो सीधा मर्चेंट्स की शिप पर पहुंच जाता है, जहां मर्चेंट उसे बताते हैं कि पायरेट हमारे सारे कार्गो को लेकर यहाँ से चले गए। तभी स्नेल से आवाज आती है, तुम वहाँ कर क्या रहे हो कुमा, लगता है तुम अपने मिशन से भटक गए हो, जल्दी से जल्दी आकर पायरेट्स को मार डालो। जिसके बाद कुमा उन सभी को सेफ्टी में रहने को कहकर पायरेट्स के शिप के पास पहुंच जाता है। पायरेट्स तो कुमा को देखकर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि खुद को सरेंडर करके सारा सामान वापस करने लग जाते हैं। फिर कुमा चांद की ओर देखकर अपनी बेटी को याद करता है। जिसके बाद एक नया सवेरा होता है और हमेशा की तरह कुमा अपनी बेटी को खत लिख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वेगापंक के लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वेगापंक ने लगभग सारा प्रिपरेशन कर लिया था अपने पूरे लैब को बादलों में ले जाने का। उसने तो अपने खुद के ब्रेन तक की सर्जरी कर ली थी। वो उन सारी बातों को स्टूसी को बता रहा होता है। जब स्टूसी कुमा से मिलती है तब वो उसे कहते हैं कि तुमने तो ठान ही लिया है कि तू अपना फ्री विल को खो दोगे, तो चलो तुम मुझे ये बताओ, एक इंसान बिना फ्री विल के या एक क्लोन फ्री विल के साथ। तभी वेगापंक कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हारे फ्री विल को कम्प्लीटली इरेज नहीं करूंगा जब तक ये एक्सपेरिमेंट पूरा ना हो जाए, इसलिए तुम्हारे पास 1 साल का समय है। इधर हम बोनी को देखते हैं, जो कि अपने 9th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही होती है। सभी लोग उसके लिए एक बहुत बड़ा पिज्जा लेकर आए हुए होते हैं, जिसके बाद वो सारे लोग पूरे दिन एंजॉय करते हैं। पर रात में जब बोनी लेटर बॉक्स में लेटर को ढूंढती है तो वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि कुमा ने कहा था कि वो उसके 9th बर्थडे पर जरूर उसे खत लिखेगा। इसके बाद हमें रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ड्रैगन को पता चलता है कि कुमा ने फिर से उसके लोगों की मदद की है, पर वो बिना एक शब्द बोले वहाँ से चला गया। तब ड्रैगन अपने आदमियों से कहता है कि उसका पीछा मत करना, हो सकता है वो ऐसा किसी प्रेशर में आकर कर रहा हो जिस बात को वो हमसे शेयर नहीं कर सकता। इधर हम बोनी को देखते हैं, जो कि कम्प्लीटली हील हो चुकी है। वो बाहर जा ही रही होती है कि तभी वहाँ एजेंट अल्फा आ जाती है, जो उसे रोक लेती है और कहती है हमें कहा गया है कि हम तुम्हें तुम्हारे 10th बर्थडे पर नहीं बाहर जाने दें। जिस पर बोनी चिढ़ते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वेगापंक ने मुझसे खुद कहा था कि 1 साल बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी, इसके बाद मैं दूसरों की तरह बाहर घूमने जा सकती हूँ। अल्फा के जाने के बाद कोनी उन सभी को बताती है कि ये कोई नर्स नहीं बल्कि गवर्नमेंट की एजेंट है। ये सुनते ही सारे लोग शॉक हो जाते हैं। वो उन सभी से ये भी कहती है कि वो लोग अभी टाउन में दारू पीने गए हैं, तो यही अच्छा होगा कि हम चुपके से बोनी को यहाँ से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये तो हमें भी नहीं पता कि आखिर गवर्नमेंट के एजेंट यहाँ कर क्या रहे हैं। इसलिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम बस बंदरगाह की ओर जाओ, वहाँ तुम्हारा शिप रेडी है। जाओ बोनी, समुद्र में तुम्हें तुम्हारे फादर मिल ही जाएंगे। जिसके बाद वो अपना सामान लेकर एजेंट अल्फा के बगल से निकल जाती है, जिसकी भनक तो एजेंट अल्फा तक को नहीं होती। बोनी अब बाहर निकल चुकी है। वो पहली बार अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखती है, जहाँ उसे सूर्य की किरणें और धूल मिट्टी बहुत ही अच्छे लगते हैं। जिसके बाद वो सीधा अपने शिप के पास पहुंच जाती है। वहाँ वही दोनों बंदे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो बोनी से कहते भी कि हमने तुम्हारे फेवरेट पिज्जा तुम पर ही शिप तो बनाया है, जो देखते ही बोनी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इधर अल्फा को भी पता चल चुका था कि बोनी वहाँ से भाग चुकी है, जिसके बाद वो बहुत ही तेजी से बंदरगाह की ओर जाने लगती है। बोनी उसे देखते ही कांपने लग जाती है और मन में ही सोचती है अगर मैं यहाँ पकड़ी गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी उसे अपने डैड के साथ बिताए पलों की याद आती है, जहाँ कुमा ने उसे कहा था कि निका बिल्कुल रबर की तरह अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है।
फिर क्या, वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक बड़ी लड़की में ट्रांसफॉर्म होती है और अपने सिप से जंप करते ही बिल्कुल लूफी की तरह अपने हाथ को एक जाइंट हाथ में कन्वर्ट कर लेती है, जिसके बाद वो अल्फा को एक जोरदार पंच लगाती है, जिससे कि अल्फा का खेल वही खत्म हो जाता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।